गुड। अच्छा, लास्ट लेक्चर में ट्रांसपोर्ट इन मैन में हमने ब्लड पूरा कंप्लीट कर लिया था। ब्लड के कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे हमने, सेपरेट करके प्लाज्मा को अलग डिस्कस किया था पूरा डिटेल में, और ब्लड की जो है वो ब्लड सेल्स हमने डिस्कस किए थे डिटेल में। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। आज जो हम क्लास कर रहे हैं वो है ब्लड डिसऑर्डर्स पर। ठीक है, ब्लड डिसऑर्डर क्या होते हैं, इसका क्या मतलब है, और हमें कौन से ब्लड डिसऑर्डर पढ़ने हैं। और जब डिसऑर्डर का मतलब हम जानते हैं, अब तक हम जितने फंक्शंस पढ़ते हुए आए हैं हमें पता है डिसऑर्डर किसी भी ऑर्गन या किसी भी सिस्टम का डिसऑर्डर मींस के उसकी जो है वो उसमें कोई भी खराबी है। तो उसकी कॉजेस क्या है, उनके रीजंस क्या है, उसका क्या ट्रीटमेंट है, उसके क्या सिम्टम्स हैं, ये सारी चीजें हमें इसमें स्टडी करनी होगी। तो आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है ब्लड डिसऑर्डर्स। ब्लड डिसऑर्डर्स, ठीक है। ब्लड डिसऑर्डर्स का मतलब ये होता है कि जो भी कंपोनेंट्स हैं ब्लड में, यानी कि प्लाज्मा को छोड़ के जो भी कंपोनेंट्स हैं, यानी जो ब्लड सेल्स हैं, कंपोनेंट्स मींस जो ब्लड सेल्स मौजूद हैं, ब्लड सेल्स के कॉम्पोजिशन में कोई भी एक सेल डिक्रीज हो जाना और दूसरा इंक्रीज हो जाना, या कोई भी एक सेल जो है वो इंक्रीज हो जाना और दूसरा ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाना, यानी जो एक फिक्स कॉम्पोजिशन है ब्लड सेल्स की, या उनके शेप जो है फिक्स शेप्स हैं, जो भी जिस शेप के वो होते हैं, अगर उनमें कोई चेंजेस आ जाए तो वो कॉज करती हैं ब्लड में डिसऑर्डर्स। अब ब्लड जो है, जो जो ब्लड के फंक्शंस हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है, या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है, या फाइट अगेंस्ट डिजीजेस है, ठीक है, कोई भी ब्लड सेल का फंक्शन है। जैसे हमने आरबीसी का फंक्शन, ब्लड सेल में हमने आरबीसी का फंक्शन पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हमने डब्ल्यूबीसी का फंक्शन पढ़ा था कि इट फाइट अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और द फॉरेन मटेरियल एंड सेव द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। हमने प्लेटलेट्स का फंक्शन पढ़ा था कि ये बॉडी में क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं, प्लेटलेट्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्लड के कंपोनेंट्स में या ब्लड सेल में कोई भी डिसऑर्डर है, फॉर एग्जाम्पल अगर डब्ल्यूबीसी जो है वो डिक्रीज हो गए हैं इंस्टेड ऑफ अपने नॉर्मल रेंज के, और ऑब्वियसली एक चीज डिक्रीज हो रही है तो बाकी चीजें इंक्रीज हैं, डब्ल्यू आरबीसी भी हैं और प्लेटलेट्स भी इंक्रीज हैं, तो डेफिनेटली ऐसा ब्लड या ऐसे ह्यूमन बीइंग जिसके डब्ल्यूबीसी की कॉम्पोजिशन में डिफरेंस आ रहा है, वो डिक्रीज हो रहे हैं, उसे कोई भी इंफेक्शन जल्दी जल्दी हो जाएगा, और इंफेक्शन होने की वजह से वो डिफरेंट डिजीजेस में जो है वो मुब्तला हो जाएगा। तो दिस इज ड्यू टू द चेंज इन द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, ये डिजीज हो रही है जिसे ब्लड डिसऑर्डर में हम शामिल कर रहे हैं। या अगर फॉर एग्जांपल एक डिजीज है जिसमें डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी अपनी एक्चुअल कॉम्पोजिशन से या अपने एक्चुअल काउंट से, ब्लड में ब्लड सेल का एक फिक्स काउंट होता है या एक अप्रोक्सीमेट काउंट होता है, अगर उस अप्रोक्सीमेट काउंट से इंक्रीज हो गया है, अगर डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है तो डेफिनेटली बाकी के ब्लड सेल में भी चेंज आएगा, तो इसका मतलब आरबीसी जो है वो डिक्रीज हो गया है। और ऐसे ब्लड जिसमें आरबीसी की क्वांटिटी डब्ल्यूबीसी से कम हो जाए वो भी एक ब्लड डिसऑर्डर है। और अब जो काम आरबीसी कम हो गया और जो काम आरबीसी कर रहा था वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं होगा। सो बेसिकली डिसऑर्डर इज ड्यू टू द चेंज इन द काउंट, number of RBC, WBC or platelets, or sometimes change in the shape or the structure of the blood cells. ठीक है, तो ब्लड डिसऑर्डर्स क्या है? ब्लड के डिसऑर्डर्स एक्चुअली ब्लड के जो ब्लड सेल्स हैं उनमें कमी या ज्यादती या उनके शेप में एबनॉर्मल चेंज की वजह से जो प्रॉब्लम्स या फंक्शनिंग या फंक्शन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है या जो भी वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे उसमें कमी बेशी आ रही है, उसको हम ब्लड डिसऑर्डर कहते हैं। दिस इज बेसिकली अ ब्लड डिसऑर्डर जिसमें ब्लड सेल में उनके काउंट में कमी या ज्यादती आ रही है या उनके शेप में चेंज आ रहा है और जिसकी वजह से वो अपना सही से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, इज नोन एज अ ब्लड डिसऑर्डर। ठीक है, इसे हम ब्लड डिसऑर्डर कहते हैं। अच्छा, अब हमें जो दो ब्लड डिसऑर्डर डिजीजेस पढ़नी है वो दो डिजीजेस हैं। नंबर वन, एक तो हमें पढ़नी है ल्यूकीमिया,
ठीक है, और सेकंड हमें पढ़नी है थैलेसीमिया। ये दो डिजीजेस हैं जो हमारे कोर्स में है और हमें पढ़नी है, ब्लड डिसऑर्डर कहला रहे हैं। और इन दोनों ब्लड डिसऑर्डर में, एक में WBCs के काउंट में चेंज आने वाला है और दूसरे में RBC के शेप में चेंज आने वाला है। मैं यहाँ पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ कि क्या है ल्यूकेमिया एंड थैलेसीमिया, फिर उसके बाद उसकी कॉजेज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, जितनी भी चीजें वो हम उस पर जरा सा अभी प्रेजेंटेशन के थ्रू बात करते हैं। अच्छा, ये जो डिजीजेस होती हैं, ब्लड डिसऑर्डर होते हैं जैसे ल्यूकीमिया और थैलेसीमिया, इन्हें नॉर्मल लैंग्वेज में हम ब्लड कैंसर्स भी कहते हैं, ब्लड कैंसर। ठीक है, उसका रीजन यही है कि एक्चुअली कैंसर इज द प्रोडक्शन ऑफ द एबनॉर्मल बॉडी इन अ फॉर्म ऑफ अ सेल। एबनॉर्मल मींस कि अगर आरबीसी का शेप बाइकॉनकेव है, हमने क्या नॉर्मल शेप पढ़ा आरबीसी का, बाइकॉनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, अगर वो अपनी स्ट्रक्चर से चेंज हो गया है तो दैट इज द चेंज ऑफ द शेप ऑफ द आरबीसी, और अब वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा जो एक नॉर्मल आरबीसी करता था। सो एक एबनॉर्मल स्ट्रक्चर, एबनॉर्मल शेप इज बेसिकली द कॉज ऑफ अ कैंसर। तो कैंसर भी एक्चुअली कोई भी एबनॉर्मलिटी, एबनॉर्मल शेप या कोई मास जो अगर बॉडी में प्रोड्यूस हो जाए या डेवलप हो जाए, उसको हम जो है वो कैंसर कहते हैं। और ब्लड में यही हो रहा है, ब्लड के सेल्स में आइदर काउंट में चेंजेस आ रहे हैं, एबनॉर्मली अगर कोई एक टाइप का ब्लड सेल बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है, तो दिस इज द कॉज ऑफ ब्लड कैंसर। मींस ब्लड डिसऑर्डर्स एक्चुअली आल्सो नोन एज ब्लड कैंसर्स। ठीक है, अब फर्स्ट ल्यूकीमिया को देखते हैं। ल्यूकीमिया में क्या हो रहा है? ल्यूकीमिया इज बेसिकली अ डिसऑर्डर ऑफ WBC। ठीक है, मेनली हम इसे डिसऑर्डर ऑफ WBC इसलिए कह रहे हैं, डिसऑर्डर ऑफ WBC। ठीक है, इसमें जो WBC की क्वांटिटी है वो एक्सेप्शनली बहुत हाई हो जाएगी, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। WBC की क्वांटिटी इतनी ज्यादा हाई हो जाएगी कि वो RBC के काउंट से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा चली जाएगी। अब क्या होगा? अब RBC काउंट बहुत कम हो रहा है, RBC काउंट लो हो जाएगा, और जब आरबीसी काउंट लो हो जाएगा तो आरबीसी का फंक्शन था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। इट मींस ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द होल बॉडी सफर। अब पूरी होल बॉडी को जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन वाला फंक्शन है वो सफर करेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और उसी की वजह से तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जाएगी और एरोबिक रेस्पिरेशन या ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। यानी अब पूरा बॉडी का सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होने वाला है ड्यू टू द एबनॉर्मल इंक्रीज इन द काउंट ऑफ द WBC। ठीक है, दिस इज नोन एज ल्यूकीमिया। ओके, अब नेक्स्ट थैलेसीमिया को भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, फिर इसकी डिटेल्स अभी बात करते हैं। थैलेसीमिया में क्या हो रहा होता है? थैलेसीमिया इज ऑल्सो नोन एज ब्लड कैंसर। अच्छा, ल्यूकीमिया भी एक टाइप ऑफ ब्लड कैंसर है, या इसे भी हम ब्लड कैंसर भी कह सकते हैं क्योंकि ये ब्लड डिसऑर्डर है। और थैलेसीमिया इज ऑल्सो अ ब्लड कैंसर। थैलेसीमिया में शेप ऑफ RBC हैज चेंज, शेप ऑफ RBC हैज चेंज्ड। क्या चेंज आएगा शेप में? आरबीसी का नॉर्मल शेप जो था वो बाइकॉनकेव था, इस तरह से डिस्क लाइक स्ट्रक्चर था, और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर की वजह से ही वो अपना फंक्शन सही से परफॉर्म करता था। आरबीसी ज्यादा ऑक्सीजन ट्रैप करता था, इसका हीमोग्लोबिन और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में ये हेल्प करता था। अब अगर शेप चेंज हो गया, फॉर एग्जाम्पल इस शेप से वो कुछ ऐसे शेप का हो गया है, उसका शेप चेंज हो गया है ब्लड में, तो डेफिनेटली वो अपने फंक्शंस वैसे नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर पाएगा जैसे वो करता था। सो दिस इज बेसिकली थैलेसीमिया इज द चेंज इन द शेप ऑफ द आरबीसी, या इसको हम डिसऑर्डर ऑफ आरबीसी भी कह सकते हैं। ठीक है, मेनली इसका मेन रीजन आरबीसी की वजह से हो रहा है, तो इसको हम डिसऑर्डर ऑफ आरबीसी भी कह सकते हैं। ठीक है, और अब अगर आरबीसी का फंक्शन चेंज का शेप चेंज हो गया है, अगेन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में जो है वो डिले होगा, प्रॉब्लम होगी, एंड द अदर फंक्शंस ऑफ द बॉडी हैज नॉट परफॉर्म्ड नॉर्मली।
ठीक है, अब मैं इसको और डिटेल में आप लोगों के साथ इसके सिम्टम्स और कॉजेज डिस्कस करती हूँ। ओके, ब्लड डिसऑर्डर्स, हमें पता चल गया क्या चीजें होती हैं ब्लड डिसऑर्डर। स्क्रीन सबको क्लियरली नजर आ रही है जो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ? फरिया, वर्दा, स्क्रीन क्लियर है सबके लिए? गुड। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है इसमें एक्चुअली। व्हाट आर द ब्लड डिसऑर्डर? फर्स्ट जो हमने पढ़ना है वो है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया इज एक्चुअली अ ब्लड कैंसर, क्योंकि हमने अभी बता दिया है कि ब्लड डिसऑर्डर इज आल्सो नोन एज अ ब्लड कैंसर, जिसमें व्हाइट ब्लड सेल की जो क्वांटिटी है वो एक्सेप्शनली, एबनॉर्मली बहुत ज्यादा राइज हो जाएगी। राइज होने का मतलब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ब्लड सेल्स बॉडी में सारे ब्लड सेल्स एक नॉर्मल काउंट में होते हैं, और जिस काउंट में वो होते हैं उसी काउंट में वो रहने चाहिए। अगर वो उससे ज्यादा या कम हो जाए तो वो अपने फंक्शंस प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल की क्वांटिटी जो है या व्हाइट ब्लड कार्पसल्स जो हैं वो रेड ब्लड कार्पसल्स से कहीं ज्यादा हो गए हैं, जबकि उनको रेड ब्लड कार्पसल्स से कम होना चाहिए। अब ये व्हाइट ब्लड सेल वो रेड ब्लड सेल को क्राउड कर लेंगे, उनके आसपास ज्यादा जमा हो जाए। एक तो पूरा कॉम्पोजिशन तो डिफरेंट हो ही रहा है। रेड ब्लड सेल भी अपना फंक्शन वैसे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जैसे वो अपनी नॉर्मल काउंट में करते हैं। रेड ब्लड सेल का फंक्शन है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ठीक है। तो दिस इज एक्सेप्शनल इंक्रीज इन द काउंट ऑफ द डब्ल्यूबीसीज। राइज हो रहा है, डब्ल्यूबीसीज की क्वांटिटी बढ़ रही है। नेक्स्ट ये देखें, इसमें नॉर्मल ब्लड में द क्वांटिटी काउंट ऑफ द आरबीसीज आर मच मोर देन द काउंट ऑफ द डब्ल्यूबीसीज। अगर आपको याद हो, जब हम लोगों ने सेल पढ़े थे तो ब्लड सेल्स पढ़े थे, तो हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि जो आरबीसी हैं वो काउंट में ज्यादा होते हैं, यानी उनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डब्ल्यूबीसी, जबकि डब्ल्यूबीसी जो है वो साइज में आरबीसी से बड़े होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल ब्लड में तो यही सेम एग्जांपल नजर आ रही है कि डब्ल्यूबीसी के साइज जो है वो आरबीसी से बड़े हैं और आरबीसी क्वांटिटी में ज्यादा है डब्ल्यूबीसी से। बट देन देयर इज अ डिसऑर्डर, और वो डिसऑर्डर जिसका नाम ल्यूकीमिया है, उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो ल्यूकीमिक सेल्स हैं यानी जो डब्ल्यूबीसीज हैं, दे आर मच मोर देन द आरबीसी, उनकी क्वांटिटी बढ़ गई है। और अब आरबीसी की क्वांटिटी इनमें बहुत ही कम होती जा रही है, वो खत्म होते जा रहे हैं, उन्हें जगह ही नहीं मिल रही है इनफ कि वो अपना न्यूट्रिएंट्स लें और सेल डिवीजन हो और मोर आरबीसी बने। इसका मतलब दिस इज अ ब्लड डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में आरबीसी का काउंट कम हो गया है और डब्ल्यूबीसी का एक्सेप्शनली हाई हो गया है, जिन्होंने जाके आरबीसी को क्लस्टर कर लिया है, क्राउड कर लिया है, आरबीसी के आसपास जमा हो गए और अब आरबीसी की मूवमेंट या फ्लो में भी डिफिकल्टी हो जाएगी एंड अब आरबीसी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? एक तो ऐसा नहीं है कि ल्यूकीमिया की कोई एक ही टाइप होगी। जो ब्लड स्टडी कर रहे होते हैं, जो कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं, ब्लड कैंसर स्टडी कर रहे होते हैं, उन्हें पता है कि इसकी भी बहुत सारी टाइप्स हैं। यानी किसी में न्यूट्रोफिल्स की क्वांटिटी बढ़ रही है, किसी में बेसोफिल की बढ़ रही है, बट हमें एक कॉमन बात डिस्कस ये कर रहे हैं हम यहाँ पर इस लेवल पे कि सिर्फ डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी एक्सेप्शनली बढ़ रही है और जो सिम्टम्स उससे आते हैं वो बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी थकने लगती है। फटीग मींस थकना। जो कुछ लोग इतने वीक हो जाते हैं कि वो जरा सांस लेने तक से थकते हैं, चलने से थकते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑफ एनी अदर प्रॉब्लम ऑल्सो, लेकिन एक प्रॉब्लम उसमें ल्यूकीमिया भी है। ब्रूजिंग और ब्लीडिंग इजिली हो जाती है, कोई भी कट हो या कोई भी हल्का सा रैश भी हो उसमें से बहुत जल्दी ब्लड निकलने लगता है, फीवर रहता है, सर्दी लगती है, इन्फेक्शंस होते हैं और बोन्स में पेन रहने लगता है, जॉइंट्स में पेन रहता है, हेडेक, वॉमिटिंग। हमें मालूम है हेडेक का मतलब है सर का दर्द, वॉमिटिंग का मतलब है कि उल्टियां आती हैं, नौजिया होता है। सीजर्स क्या होते हैं? सीजर्स बेसिकली जो फिट्स होते हैं या जो लोगों को, बहुत सारे लोगों को फिट्स पड़ते हैं,
दौरे पड़ते हैं उसे कहते हैं वेट लॉस, बॉडी का वेट भी कम होता है, पसीने आते हैं बहुत ज्यादा, सांस रुकने लगती है। सांस तो इसलिए रुकेगी, ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा, ऑब्वियसली ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है बॉडी में, तो आप खींच खींच के सांस ले रहे होते हैं, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, आपकी सांस शॉर्ट हो रही होती है। अच्छा, व्हाट आर लिम्फ नोड्स? लिम्फ नोड इस चैप्टर के एंड में हमें एक टॉपिक पढ़ना है, बट राइट नाउ मैं आपको ये बता देती हूँ कि एक लिम्फेटिक सिस्टम, जैसे हम यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसी तरह बॉडी में कुछ फ्लूइड होते हैं और उसको हम लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ते हैं। यहाँ पे फ्लूइड सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम का ऑर्गन हार्ट है, वहां पे लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड्स होते हैं, तो वो लिम्फ नोड्स भी स्वेल हो जाते हैं। एक्चुअली लिम्फ नोड वो ऑर्गन्स हैं बॉडी में जगह जगह जहां पर वाइट ब्लड सेल कलेक्ट होते हैं। अब वाइट ब्लड सेल की क्वांटिटी बढ़ गई है तो ऑटोमेटिकली लिम्फ नोड क्या होंगे, स्वेल हो जाएंगे ना। ठीक है, जब भी बॉडी में कैंसरस सेल प्रोड्यूस हो जाए या कोई बैक्टीरिया या वायरस एंटर हो जाए तो ये लिम्फ नोड्स जो हैं ये स्वेल हो जाते हैं, क्योंकि अब ये ज्यादा डब्ल्यूबीसीज बनाने लगते हैं ताकि बॉडी को सेव करे फ्रॉम एनी डिजीज। इसी तरह ल्यूकीमिया में जब डब्ल्यूबीसी काउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो भी लिम्फ नोड्स स्वेल हो जाते हैं, बड़े अपने साइज से इंक्रीज हो जाते हैं, और वो स्वेलन लिम्फ नोड्स जो हैं दे बिकम पेनफुल ऑल्सो, उससे तकलीफ भी होती है क्योंकि वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट एरियाज में, एंड दे विल कॉज पेन ऑल्सो। ठीक है, इसके अलावा एक और ऑर्गन आपको याद हो, स्प्लीन हमने डिस्कस किया था, स्प्लीन इज अनदर ऑर्गन नियर टू द मीसेंट्री, और वो स्प्लीन जो है इट ऑल्सो बिकम स्वेलिंग, वो भी बढ़ जाता है साइज में, इंक्रीज हो जाता है। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ ल्यूकीमिया। अगर ल्यूकीमिया हो जाए तो हमें वो नॉर्मली ऐसा नजर आता है। कोई क्वेश्चन अभी तक, कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो आप लोगों ने पूछना हो? आगे बढ़ूं मैं? जारा, अलीना, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कॉजेस क्या होती हैं ल्यूकीमिया की? कॉजेस क्या है? ल्यूकीमिया जो है वो एक्चुअली इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट है या इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ डब्ल्यूबीसीज है, और उसका रीजन जो है वो म्यूटेशन इन डीएनए है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूटेशन इन डीएनए? डीएनए से तो आप लोग इंट्रोड्यूस्ड हैं, आपको याद है डीएनए मैंने आपको क्या बताया था? न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स हैं they basically contain DNA, deoxyribonucleic acid. They are made up of DNA and proteins. तो DNA में जीन्स होते हैं, और अगर उनकी अरेंजमेंट, फॉर एग्जांपल आपकी इंग्लिश अल्फाबेट्स या इंग्लिश अल्फाबेट्स जो है A to Z है, जिसमें A B C D इसी सीक्वेंस में है, ठीक है, अगर वो आपको A C D E F आ जाए और B गायब हो जाए तो ये चेंज इन द ऑर्डर हो गया, या चेंज इन द अल्फाबेट्स हो गए, कि एक आपने गायब कर दिया, वो 25 रह गए। या मैं बी को जेड के बाद कर दूं, पूरी मैं काउंटिंग सही करूं, सॉरी पूरी मैं अल्फाबेट सही से रीड करूं और बी जो है सबसे आखिर में ले आऊं तो उसकी अरेंजमेंट चेंज हो जाए। दिस इज बेसिकली सेम एज द चेंज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ जीन्स इन द डीएनए। डीएनए में जो जीन्स अरेंज है, अगर उनकी सीक्वेंस या उनकी पोजीशन चेंज हो जाए, दिस इज नोन एज म्यूटेशन। ठीक है, उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। तो ल्यूकीमिया की एक कॉज जो है या एक वजह, ल्यूकीमिया क्यों होता है, किसी को भी ऐसा क्यों होगा कि उनकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी ज्यादा बनने लगे और आरबीसी कम हो जाए, तो वो एक्चुअली उनके डीएनए में के स्ट्रक्चर में चेंज आया है, जिसकी वजह से ये एबनॉर्मेलिटी हो रही है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, और इसको हम कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। यानी ये प्रॉब्लम पेरेंट से उनके बच्चों में आया है, उनके पेरेंट का डीएनए जो है वो डिफेक्टेड था, जो उनके चिल्ड्रन में आ गया, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। इसलिए इसे जेनेटिक डिसऑर्डर कह रहे हैं, क्योंकि पेरेंट के डीएनए में चेंज आने की वजह से ये हुआ है। या फॉर एग्जाम्पल, आपको याद है मैंने आपको जब मियोसिस पढ़ाया था, जब हम फिजिकल क्लासेस में पढ़ रहे थे, तो मैंने आप लोगों को मियोसिस पढ़ाने के बाद एबनॉर्मलिटी इन मियोसिस भी बताया था आप लोगों को। कुछ याद आ रहा है? किसी को याद है ये बात?
ठीक है, 10 भी आपको याद आ गई है। उसमें भी समटाइम्स जो एबनॉर्मलिटीज होती हैं, जब डिवीजन हो रही होती है उस वक्त वो एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं, और उन एबनॉर्मलिटीज की वजह से वो म्यूटेशन होती है या म्यूटेशन या चेंजेस आ जाते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर में, और उन चेंजेस की वजह से फाइनली जो है वो एबनॉर्मल डीएनए या एबनॉर्मल क्रोमोसोम बन जाता है, एंड विच विल बी ट्रांसफर टू देयर चिल्ड्रन ऑल्सो। वो एबनॉर्मल डीएनए जो है वो ट्रांसफर भी हो जाता है, और उस ट्रांसफर की वजह से जो है या उस एबनॉर्मल डीएनए की वजह से ही जो है वो डिजीजेस होती हैं, और ऐसी डिजीजेस जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में आती हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। ठीक है, इट इज नोन एज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इनफैक्ट जितनी भी ब्लड डिजीजेस हैं वो ज्यादातर जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी वो इसी तरह पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रन में ट्रांसफर होती हैं। अच्छा, अब पेरेंट के डीएनए में चेंज क्यों आ सकता है? वो आ सकता है ड्यू टू द एक्सपोजर टू सर्टेन केमिकल्स, यानी कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, रेडियो एक्टिव केमिकल्स हैं, जिनके साथ ज्यादा काम किया जाए या जिनसे ज्यादा एक्सपोज हुआ जाए तो डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो डिफेक्टेड हो सकता है। स्मोकिंग भी, यानी सिगरेट पीना भी समटाइम्स कॉज हो सकती है of the disorder or the genetic disorder or the mutation in the DNA structure। और सबसे मेन तो फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है कि अगर फैमिली में डीएनए डिफेक्टेड है तो वो आगे 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 ट्रांसफर होता रहेगा, और ऑटोमेटिकली डिजीज भी आगे आगे ट्रांसफर होती रहेगी। सही है, तो दीज आर द कॉजेज ऑफ द ल्यूकीमिया, कि वो हर जेनरेशन में क्यों आगे से आगे जाता जा रहा है, इज बिकॉज ऑफ दिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर या डीएनए में डिफेक्टेड है तो डेफिनेटली वो डिफेक्ट की वजह से ल्यूकीमिया है, और वही डिफेक्ट आगे उन हर पेरेंट के चिल्ड्रन में भी ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, सो दीज आर बेसिकली द some causes of leukemia। सिम्टम्स है फीवर, फटीग मींस थकना, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, बहुत ही ज्यादा लोग कमजोर होने लगते हैं, पता भी नहीं चलता क्या वजह है, नोजिया होता है यानी वॉमिटिंग फील होती है और फिर वॉमिटिंग हो जाती है, समटाइम्स स्किन पे छोटे छोटे से रेड कलर के रैश भी पड़ते हैं। दीज आर द सिम्टम्स। नॉर्मल ब्लड में आरबीसी की काउंट ज्यादा होनी चाहिए, और ल्यूकीमिया पेशेंट्स यानी ऐसे ब्लड जिनमें डिफेक्ट है उनमें डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो जाते हैं, विच क्राउड द आरबीसी एंड नॉट हेल्प द आरबीसी टू परफॉर्म द फंक्शन प्रॉपर्ली। ट्रीटमेंट इसके डिफरेंट है। ट्रीटमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर परमानेंट ट्रीटमेंट किया जाता है तो ट्रांसप्लांटेशन होती है। ट्रांसप्लांटेशन यानी जो बोन्स में एक फ्लूइड है बोन मैरो, उसको जो है वो ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। स्टेम सेल्स भी ट्रांसप्लांट होते हैं, यानी ऐसे सेल प्रोड्यूस होते हैं वो ट्रांसप्लांट किए जाते हैं जो आगे जाके नॉर्मल सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, और अब ऑटोमेटिकली काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसीज एंड आरबीसीज जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। कीमोथेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट थ्रू मेडिसिन। कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो एबनॉर्मल सेल्स, ये जो एबनॉर्मली इंक्रीज हो रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल कंडीशंस जो है वापस आ जाती हैं, आरबीसी जितने बनने चाहिए उतने बनने लगते हैं विद द हेल्प ऑफ द मेडिसिन व्हिच इज नोन एज कीमोथेरेपी। केमिकल थेरेपी इज अ कीमोथेरेपी थ्रू केमिकल्स। और रेडिएशन थेरेपी, कुछ अल्ट्रा वायलेट इंफ्रारेड रेडिएशंस यूज की जाती हैं टू ट्रीट द डिजीज, स्पेशली जितनी भी कैंसर या कैंसर कॉजिंग डिजीजेस हैं या कैंसरस डिजीजेस हैं, उनकी ट्रीटमेंट यही दो हैं। कीमोथेरेपी मींस अ ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ द केमिकल्स, एंड रेडिएशन थेरेपी और रेडियोथेरेपी मींस use of infrared radiations to treat the disease। ठीक है, so this is leukemia। Any question? Rawaha, Khatija, Arham, Mariam, Faria, any question? फरिया समझ में आया आपको? मैं अभी क्लास के बाद ही ये पूरी प्रेजेंटेशन आप लोगों को भेज दूंगी ताकि आप लोगों को रीड करना आसान हो जाए। वैसे आप लोग नोट्स ले लीजिए, ट्रांसपोर्ट के अवेलेबल हैं कोचिंग में, और अगर ले लिए तो वेल एंड गुड, उसमें भी सारी चीजें हैं।
लेकिन लेक्चर पढ़ने के लिए मैं ये लेक्चर आप लोगों को अभी भेज दूंगी क्लास खत्म होने के बाद। ओके, सो द नेक्स्ट डिसऑर्डर इज थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो अभी अभी हमने बोर्ड पे भी उसको इंट्रोड्यूस कर दिया था। व्हाट इज थैलेसीमिया? थैलेसीमिया में एक्चुअली क्या हो रहा है, थैलेसीमिया को भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं या हेरिडिटी डिजीज कहते हैं या इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर कहते हैं। हेरिडिटी डिजीज या इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर का मतलब है कि ये भी डिफेक्टेड डीएनए की वजह से है, जो पेरेंट में था और अब वो उनके बच्चों में ट्रांसफर हो गई है डिजीज। ठीक है, सो दिस इज थैलेसीमिया इज आल्सो बेसिकली अ हेरिडिटी डिजीज, अ हेरिडिटी ब्लड डिसऑर्डर और इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन से कम होते हैं। अब नाउ व्हाट इज बेसिकली नॉर्मल हीमोग्लोबिन एंड एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन? इसमें शेप ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो चेंज हो जाता है। यानी नॉर्मल हीमोग्लोबिन, सी इन दिस पिक्चर, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो बाइकॉन्केव डिस्क शेप के हैं और अपनी एक नॉर्मल क्वांटिटी में है। अब थैलेसीमिया की डिजीज में जो आरबीसी हैं उनका शेप चेंज हो गया है। द शेप विच इज नॉट फैसिलिटेट और फेवरेबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। शेप चेंज होने की वजह से अब जो नॉर्मल आरबीसी ऑक्सीजन ट्रांसफर करते थे वैसे ये ट्रांसफर नहीं करेंगे और इनकी मूवमेंट भी डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर हमने, आपको याद हो हमने पढ़ा था कि जो नॉर्मल आरबीसी का जो शेप है वो इनको फ्लेक्सिबल बनाता है, जिसकी वजह से वो ब्लड वेसल में आसानी से मूव करते हैं। थैलेसीमिया में आरबीसी का शेप ही चेंज हो गया है, ऑल्दो क्वांटिटी चेंज नहीं हुई है, क्वांटिटी उतनी भी है, उतनी ही है, लेकिन उसका शेप चेंज हो गया है। अब शेप चेंज होने के बाद क्या होगा? अब ये होगा कि ये जो एबनॉर्मल शेप के आरबीसी बने हैं ये एक्सेस में बनने लगेंगे, बहुत ज्यादा बनने लगेंगे, इनकी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू नॉर्मल आरबीसी। यानी फॉर एग्जांपल थैलेसेमिक पेशेंट जो है उसके अंदर कुछ नॉर्मल भी होंगे और कुछ एबनॉर्मल भी होंगे, लेकिन एबनॉर्मल में सेल डिवीजन बहुत फास्टर होगी और वो ज्यादा ज्यादा बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो माइल्ड थैलेसीमिया क्या होगा? जिसमें दोनों तरह के आरबीसी बॉडी में होंगे, नॉर्मल भी होंगे और एबनॉर्मल भी होंगे। अगर नॉर्मल वाला अपना काम कर रहे हैं, बेशक कम कर रहे हैं, लेकिन एबनॉर्मल वाला बिल्कुल भी नहीं कर रहे, दिस इज माइल्ड थैलेसीमिया। और बहुत ज्यादा सिवियर थैलेसीमिया क्या होगा? जिसमें सारे आरबीसी अपना शेप चेंज करके थैलेसेमिक या एबनॉर्मल आरबीसी के शेप में आ जाएंगे एंड नाउ दे आर नॉट सपोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। अब ये बिल्कुल भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं थैलेसीमिया के? सिम्टम्स या साइन, अगेन जब करेक्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, आरबीसी के शेप में चेंज हो गया, अब वो ऑक्सीजन सही से कैरी नहीं कर रहे, बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, यानी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगी, जिसकी वजह से द बॉडी बिकम क्विकली फैटीग। फैटीग का मतलब होता है थकना। जब वहां पे सही अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं जाएगी कि वो एनर्जी प्रोड्यूस करे, बॉडी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी, बॉडी वीक हो जाएगी, बहुत कमजोर हो जाएगी, स्किन भी पेल एंड येलोइश हो जाएगी, क्योंकि आरबीसीज आर एबनॉर्मल ओवर हियर। द वन विच कंटेन अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन वो यहाँ मौजूद नहीं है। अब अगर हीमोग्लोबिन कैरियर नहीं है तो ऑटोमेटिकली येलो स्किन हो जाएगी, बिकॉज हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट। फेशियल बोन्स भी जो है, यानी मुंह की जो हड्डियां हैं वो भी, उनमें भी डिफॉर्मिटीज आती है, मतलब बहुत ही मुंह पे एक्सेस हड्डियां नजर आना शुरू हो जाती हैं। आपके कोई भी फेस पे इतनी हड्डियां नहीं होती, लेकिन वो ऑलरेडी इतना वीक होने के बाद एक डिफॉर्मेशन हो रही है स्केलेटल स्ट्रक्चर की, जिसकी वजह से पूरा बॉडी या पूरा फेस का एक्सप्रेशन, फेशियल बोन्स चेंज हो रही हैं। स्लो ग्रोथ होती है, अगर ये किड्स में है तो उनकी बहुत ही स्टंटेड और स्लो ग्रोथ होगी, बॉडी पार्ट्स की एबनॉर्मल स्वेलिंग होगी एंड जो यूरिन है वो भी नॉर्मल कलर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डार्क कलर का यूरिन होगा। दीज ऑल आर द साइंस एंड द सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज, अ ब्लड डिसऑर्डर नोन एज थैलेसीमिया। अच्छा, थैलेसीमिया बॉडी में टू फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकता है। एक हो सकता है थैलेसीमिया मेजर और एक हो सकता है थैलेसीमिया माइनर। ठीक है,
थैलेसीमिया मेजर अगर आपको याद हो, अभी हमने बात की है व्हाट इज थैलेसीमिया मेजर। थैलेसीमिया मेजर वो है जिसमें क्या हो रहा है कि जितने भी आरबीसीज हैं उनका शेप चेंज हो गया है, और शेप चेंज होने की वजह से अब वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो बच्चे जो इस डिसऑर्डर के साथ पैदा हो रहे हैं उनमें वो बहुत ही ज्यादा एनेमिक होते हैं, और उनमें ये सिम्टम्स शुरू से ही डेवलप हो जाते हैं कि वो बहुत वीक हैं, उनकी एनेमिक है, वो उनकी ग्रोथ नहीं है प्रॉपरली, उनकी बॉडी जो है वो क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही है, प्रोड्यूस नहीं हो रही है, हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल है। एंड ये डिजीज जिन जिन न्यू बॉर्न बच्चों में अगर अपेयर हुई है, इट मींस दैट दिस इज अ हेरिडिटरी डिजीज, यानी यहाँ पे ये प्रूव कर देती है दिस इज अ हेरिडिटरी डिजीज, क्योंकि ये न्यूबॉर्न बच्चों में ही से ही स्टार्ट हो गई है, इस वजह से वी से इट्स अ हेरिडिटरी डिजीज। थैलेसीमिया माइनर में क्या होता है? थैलेसीमिया माइनर में ऑब्वियसली ये भी अकर तो इनहेरिटेंस से ही हुई है, यानी बच्चा इसे लेके अपने पेरेंट से ही आया है, बट इसमें माइल्ड एनीमिया हो रहा है क्योंकि कुछ आरबीसी ऐसे भी हैं जिनमें जो नॉर्मल शेप के हैं एंड दे आर एबल टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। तो ऐसी कंडीशंस माइनर हैं, यानी उनको भी प्रॉब्लम्स होंगी, कम ऑक्सीजन जाएगी, फटीग वो भी होंगे, बट माइनर कंडीशन होगी एज कंपेयर टू मेजर कंडीशन। दोनों केसेस में माइनर कंडीशन होगी या मेजर कंडीशन हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन? ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब है किसी भी नॉर्मल पर्सन का ब्लड जो जो है वो किसी भी डिजीज पर्सन को दिया जाता है। ठीक है, ब्लड डोनेशन की जाती है, और अगर सेम ब्लड ग्रुप होता है तो, और दिस इज नोन एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एंड ड्यू टू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो भी पेशेंट है उसमें आफ्टर ट्रांसफ्यूजन यानी नॉर्मल ब्लड आने के बाद बॉडी में एटलीस्ट दे कैन सर्वाइव और उनके नॉर्मल फंक्शंस होने लगते हैं। बट बिकॉज दैट ब्लड इज ट्रांसफ्यूज फ्रॉम समबडी एल्स जो नॉर्मल ब्लड था, तो आफ्टर सम टाइम जब वो सारे सेल की लाइफ स्पैन खत्म हो जाती है तो वो दोबारा से उसी अपनी पुरानी कंडीशन पे चले जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में तो नॉर्मल सेल बन ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज नॉट अ परमानेंट ट्रीटमेंट, इट्स अ टेम्पररी ट्रीटमेंट। ये परमानेंट नहीं है कि हमेशा के लिए एक दफा ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दें और हमेशा के लिए जो है वो सेहत मिल जाए और बीमारी खत्म हो जाए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो जस्ट एक ट्रीटमेंट है जो टेम्पररी है, और वो ग्रेजुअली दोबारा दोबारा ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है। जो थैलेसीमिया मेजर होते हैं उन्हें जल्दी जल्दी करना पड़ता है, जो थैलेसीमिया माइनर होते हैं उन्हें आराम से भी करें, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया मेजर को हर मंथ में जरूरत पड़ेगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, और थैलेसीमिया माइनर को मे बी 6 मंथ में एक दफा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़े। सो दिस इज these are the forms of thalassemia and the treatment is blood transfusion। कॉजेज इसकी जस्ट हमें वही बस इसकी कॉजेज हैं कि अगर डीएनए के स्ट्रक्चर में जीन्स की अरेंजमेंट में कोई भी डिसऑर्डर आ जाए, चेंज आ जाए, चेंज जिसको हम एक बायोलॉजिकल वर्ड यूज कर रहे हैं, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो उस बायोलॉजिकल वर्ड को हम कहते हैं म्यूटेशन। ये मैंने अभी जैसे एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल ए टू जी अल्फाबेट्स की एक एक्यूरेट सीक्वेंस है, एक प्रॉपर सीक्वेंस है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अगर ये सीक्वेंस आगे पीछे कर दी जाए, इनमें से कुछ अल्फाबेट्स निकाल दिए जाएं, तो दिस इज नोन एज चेंज। एंड बायोलॉजिकली अगर डीएनए के या जीन के स्ट्रक्चर में चेंज आता है तो उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। आप लोग डिटेल में क्लास 10th में जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो म्यूटेशन, जीन चेंजेस, चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ जीन पढ़ेंगे, तो ये दोबारा यही बातें थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, ल्यूकीमिया रिपीट होंगी, और फिर आपको ये सब जो है दोबारा से रिकॉल होगा, तब आपको म्यूटेशन भी और अच्छे से समझ आ जाएगी। सो दिस इज बेसिकली अ हेरिडिटी डिजीज। द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी डिजीज इज that it will be transferred from parent to their children and it is due to the defected DNA। ये defected DNA की वजह से है। ठीक है, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू ब्लड डिसऑर्डर? अरहम, अमरता, कोई क्वेश्चन पूछना है? तैयबा, फरिया, सबको समझ आ गया ये?
वेरी गुड। मैं अभी इस लेक्चर के बाद ही आप लोगों के साथ ये लेक्चर शेयर कर दूंगी, क्लास के बाद मैं ये लेक्चर शेयर कर दूंगी। सो दिस इज बेसिकली ब्लड डिसऑर्डर। अब नेक्स्ट ब्लड के बाद हम जिस चीज पे जा रहे हैं वो है वो ब्लड वेजल्स जो ब्लड कैरी कर रहे हैं। हमने शुरू में ही बात कर ली थी ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन मेन जब डिस्कस कर रहे थे कि ट्रांसपोर्ट इज एक्चुअली थ्रू बेसिकली कंसिस्ट ऑफ सम कंपोनेंट्स। ट्रांसपोर्ट कुछ कंपोनेंट्स की वजह से हो रही है और वो कंपोनेंट्स थे आपके फ्लूइड यानी ब्लड जो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू आउट द बॉडी, सर्कुलेट होता है। वो ब्लड प्रेजेंट होता है इन अ क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड वेजल्स में, और फिर ब्लड वेजल्स तक ब्लड पहुंचाना या सर्कुलेट कराना पूरी बॉडी में एक ऑर्गन का काम है जिसे हम कहते हैं हार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम जो ब्लड के बाद करेंगे वो ब्लड वेजल्स करेंगे, और ब्लड वेजल के बाद जो हम टॉपिक करेंगे वो हार्ट करेंगे। व्हाट आर ब्लड वेजल्स? ब्लड वेजल्स क्या होती हैं, कितनी टाइप्स होती हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, ये अभी हम करते हैं। ब्लड वेजल्स, अच्छा भाई, बॉडी में क्योंकि ह्यूमन बीइंग या मैमल्स में क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि ब्लड जो है वो पूरी बॉडी कैविटी में मिक्स नहीं है, बल्कि ब्लड कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है, और वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कहला रहे हैं या ट्यूबुलर बॉडीज कहला रही हैं आपकी ब्लड वेजल्स। क्योंकि उनमें ब्लड मौजूद है इस वजह से वो कहलाती हैं ब्लड वेजल्स। बॉडी में 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होती हैं। 3 तरह की ब्लड वेजल्स हैं जो पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करवाती हैं, ब्लड को मूव करवाती हैं। ठीक है, वो 3 टाइप की ब्लड वेजल्स होती हैं। नंबर 1 इज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, ये 3 तरह की ब्लड वेजल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तीनों एक दूसरे से अलग हैं एंड देयर फंक्शंस आर डिफरेंट। इनका पैसेज या पाथवे भी डिफरेंट है। ठीक है, यानी कि ये इनके स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस है, इनके फंक्शन में भी डिफरेंस है, बट ऑल 3 टाइप ऑफ ब्लड वेजल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी एंड दे बेसिकली कैरी ब्लड। ठीक है, ये सब ब्लड कैरी कर रही है क्योंकि जो मैमल्स में क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सिर्फ ब्लड वेजल में मूव करेगा, बाहर मूव नहीं करेगा। सबसे पहले आर्टरीज डिस्कस करते हैं। आर्टरीज क्या होती हैं? आर्टरीज जो होती हैं दे आर या जो इनका पैसेज है, पैसेज का मतलब ये है कि इनका क्या कहां से ब्लड लेके जा रही है और कहां तक पहुंचा रही है। तो बेसिकली आर्टरीज अराइज होती हैं हार्ट से, हार्ट से निकलती हैं ये, और हार्ट से ब्लड लेकर फाइनली ये पहुंचा देती हैं टू द ऑर्गन्स। ठीक है, ब्लड हार्ट से लेती हैं और ऑर्गन्स तक पहुंचा देती हैं। कैसा ब्लड? ब्लड की टाइप क्या होनी चाहिए? ब्लड होना चाहिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लड शुड बी ऑक्सीजनेटेड। अब सवाल उठता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड? ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन शुड बी हायर, जिसमें ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन हायर होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इज लोअर। ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम और ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिक्वायर्ड होता है बॉडी के हर ऑर्गन में। तो ऐसा ब्लड जो हार्ट से निकल के ऑर्गन्स तक जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि ऑर्गन्स में रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। और कौन सी ब्लड वेजल्स उसे हार्ट से लेके ऑर्गन्स तक पहुंचाती हैं? आर्टरीज। इट मींस दैट arteries carry blood from heart to the organs and it carries oxygenated blood। और ये कैसा ब्लड कैरी कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब
स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी पढ़ लेते हैं, आर्टरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होता है आर्टरी का, तो हमने क्या किया कि आर्टरी के स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हमने किसी भी आर्टरी का ट्रांसफर्स सेक्शन कट किया। यानी फॉर एग्जांपल ये कोई आर्टरी थी जो इसको हमने सेंटर से कट किया ट्रांसफर्स सेक्शन, और अब हमने जब स्टडी किया तो हमें ये कुछ इस तरह से इसका ट्रांसफर सेक्शन नजर आया कि इट कंसिस्ट ऑफ 3 मस्क्यूलर या 3 लेयर्स ऑफ सेल्स, ठीक है। आर्टरी में 3 लेयर्स होती हैं सेल्स की। ये होती है आउटर लेयर, फिर ये होती है इनर लेयर, अब मिडिल लेयर, आउटर के बाद मिडिल होती है, और ये होती है बिल्कुल इसकी इनर लेयर, ठीक है। ये हो गई 3 लेयर, 1, ये 2 एंड दिस इज 3, 3 लेयर्स। और ये जो सेंटर का मिडिल पार्ट है, दिस इज द एम्प्टी हॉलो रीजन, जहां से ब्लड सर्कुलेट होता है फ्रॉम द हार्ट टू द ऑर्गन्स, यानी ब्लड एक्चुअली इधर मूव कर रहा है, यहाँ पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स हैं। दिस पार्ट इज नोन एज ल्यूमेन, दिस पार्ट इज नोन एज ल्यूमेन, LUMEN। अच्छा, अब जो सबसे आउटर जो लेयर होती है वो कहलाती है आउटर ट्यूनिका, ये कहलाती है मिडिल ट्यूनिका, और ये कहलाती है ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, मिडिल ट्यूनिका को हम ट्यूनिका मिडिल ट्यूनिका भी कहते हैं, आउटर ट्यूनिका एंड ट्यूनिका इंटरना, ये 3 लेयर्स हो गई हैं, सही है। दीज आर द 3 लेयर्स। अच्छा, आपकी क्लास का टाइम खत्म हो गया है, यहाँ पे ही हम लेक्चर खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आर्टरीज का आपको जो ट्रांसफर सेक्शन, ये लेयर्स किसकी बनी होती हैं, प्रेशर ऑफ ब्लड क्या होता है आर्टरी में, यानी अभी बहुत सारी चीजें आर्टरी से भी रिलेटेड रह गई हैं। जस्ट हम आर्टरी से ही अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, क्लास में खत्म करिए, क्योंकि मे बी आपकी नेक्स्ट जो है वो टेस्ट क्लास है। ओके